ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सबसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्या, ओम्स लॉ भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो ओम्स लॉ में सबसे बड़ा बेसिक आइडिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐड करना जरूरी है। प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता नहीं है, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर टर्म ऐड करना जरूरी है। तो मैं इसको अगर लिखूं ओम्स लॉ क्या है, तो आप बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट density J is directly proportional to electric field intensity। देखो मैं टर्म लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। It means what we can write J proportional to E. This is the first form of Ohm's law, right? तो अब बेटा यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए लिखेंगे J इक्वल टू सिग्मा E। This is the first form। इसको बोल सकते हो, इसको किसी को भी बोल सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, सिग्मा लगा दिया। तो ओम्स लॉ में अपन क्या लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा कंडीशन, सबसे बड़ा वाइटल कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। ठीक है, देखो J इक्वल टू सिग्मा ई है, इसको बोलते हैं अपन पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म। और क्या बोल सकते हैं इसको? और बोल सकते हो तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कभी कभी ये बेसिक चीजें काम आती हैं। J इक्वल टू सिग्मा ही हो गया। अब देखो यहां से बाकी सारा ओम्स लॉ अपन डिराइव करेंगे जो हम जानते हैं, V बराबर आई आर, I प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू I, ये सब देखो कैसे है। सो लेट अस सी हियर, J करंट डेंसिटी है, इसको लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया। भाई सिग्मा को मैं 1 बाई रेजिस्टिविटी लिख सकता हूं, दिस इज कंडक्टिविटी। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं V बाई L। ठीक है, यहां से देखो बेटा रो इधर लेके आ जाओ, तो यहां से बोलोगे और L भी ले आओ, तो यहां से बोलोगे I इंटू, यहां से बोलोगे रो L बाई A इक्वल टू V। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हो आप कि V इज इक्वल टू I and this term is R। this term is, इस पूरे टर्म को अपन ने क्या लिख दिया? R। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हो कि R की जो वैल्यू आई रो L अपॉन A के बराबर है ना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे कि कहीं भी आप फॉर्मूला नोट अगर बना रहे हो, नोट्स बनाते हो, फॉर्मूला जहां भी लिखा हो ना उसके साथ इस सिंबल्स का सिग्निफिकेंस जरूर लिखिएगा, है ना। सिंबल्स का सिग्निफिकेंस लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिंबल क्या है पता ही नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपन सिंबल्स की बात करते हैं। तो ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये बात सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पता है ना आपको। ये मटेरियल ले लिया मान लो ऐसा, इसमें बताऊं अगर आपको यहां से करंट फ्लो करवा रहे हो आप, तो ये जो है ना पार्ट, this is the cross sectional area, this is the length and rho is the resistivity of the material। क्लियर हो गया? तो अपन यहां से बोलेंगे V बराबर आई आर आ गया भाई, तो इसको बोलेंगे V प्रोपोर्शनल टू I है क्या? दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तीसरे फॉर्म में क्या है? तो आप I बराबर लिख सकते हो 1 बाई आर इंटू V। So this is I equal to G into V।
and this I proportional to V. This is also a form of Ohm's law. Or we can also write V equal to R, I को लिख दो dq by dt. इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में. This is fourth forms of Ohm's law. So these are the forms of Ohm's law. पहला आपको याद रखना है J बराबर सिग्मा ई, है ना. दूसरा याद रखना है V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर आई आर. तीसरा आपको ध्यान रखना है I प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू जी वी. और V इक्वल टू R डी क्यू बाई डी टी पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, क्या क्वेश्चन था देखिए. एक क्वेश्चन है बेटा, इफ चार्ज QT is equal to T square plus 2T plus 3 is flowing across a resistance R equal to 10 ohm, then voltage across the element is. अपन अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कुछ इस तरह का ही है क्वेश्चन एग्जाम में. है ना. देखो, across the element at t equal to 2 सेकेंड. yes. बहुत ही आसान है, आप समझ गए हो क्या करना है. तो अगर ओम्स लॉ डायरेक्ट पता है तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन अगर ये पता है तो मैं लिखूंगा. देखो भाई बहुत आसान है, R डी क्यू बाई डी टी, यही है ना सॉल्यूशन है. सो दिस V इक्वल टू R क्या है बेटा 10 ओम. डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया आपका d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. So this comes out to be 10 into t square 2t plus, इसको डिफरेंशिएशन करके आएगा 2 आएगा ना. So this comes out to be 10 into, किस टाइम पे पूछ रहा है, t बराबर 2 सेकेंड पे. 2 into 2 plus 2 कितना आ गया ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 6. ठीक है ना, 60 वोल्ट. This is the voltage drop across the resistance. So this was the question regarding Ohm's law. इंटरव्यू में Ohm's law क्या होता है ये पूछा जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं इंडक्टर की, है ना. अगला एलिमेंट क्या है, इंडक्टर. इंडक्टर में क्या आप समझते हैं. मान के चलो ये अपने पास एक कोर है, इसके ऊपर अपन ने रैपिंग कर दिया, एक ऐसा रैपिंग कर दिया. किसका रैपिंग कर दिया भाई, ऐसे एक लिया अपन ने, मान के चलो एक वायर ले लिया, वायर को ऐसे घुमा के लगाओगे. इस वायर को घुमा के लगाओगे, ये क्या बन गया, इंडक्टर बन गया, है ना. तो इंडक्टर क्या है, ये इंडक्टर आपका मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है कि ये आपको बोल सकते हैं एलिमेंट है, एक तरह से पैसिव एलिमेंट है आपका, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, बट मोर प्रिसाइजली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक चीज तो अपन ऐसा बोलेंगे. दूसरा, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. अगर ऐसा है तो उस एलिमेंट को हम अपन क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर बोल सकते हैं. क्लियर है. तो देखते हैं इंडक्टर के बारे में. नेक्स्ट आ जाओ तुम, इंडक्टर. यूनिट यहीं लिख देता हूं, हेनरी साहब ने दिया था, है ना. इंडक्टर में अगर बेसिक अपन फटाफट से इसको लिखें तो बोल सकते हैं वोल्टेज, ये सब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू derivative voltage across an element is directly proportional derivative of current with respect to time, ठीक है, then element is said to be an inductor. क्लियर है भाई? और ऐसा बोल सकते हो कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, क्या सब देखेंगे, ठीक है। सिंबल की बात करें तो गौर से देखिए, ये आपका सिंबल है, लेकिन इसको बोलते हैं अपन एयर कोर इंडक्टर। देखो ये पता करना अपन को, एयर कोर इंडक्टर बोलते हैं। आपने कहीं पे देखा होगा इस तरह का बना होता है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, ये आयरन कोर इंडक्टर है, आयरन कोर इंडक्टर। अगर कहीं पे ऐसा दिखे तो इसको बोलेंगे क्या, फेरिट कोर, फेरिट कोर। अगर अपन ऐसा कहीं देखते हैं तो ये तो हो गया आपका आयरन कोर, बस यही तीन होता है। एक ऐसा भी हो सकता है ना, इसको वेरिएबल इंडक्टर बोल सकते हैं ना। तो ये इंडक्टर का सिंबल है डिफरेंट डिफरेंट कोर के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलो एयर कोर का मतलब क्या है, एक वायर लिया अपन ने और ऐसे ऐसे घुमाया, है ना, तो ये हो गया एयर कोर इंडक्टर। फिर उसके बाद आयरन के पीस के अंदर वायर ऐसा घुमाया तो आयरन कोर इंडक्टर, फेरिट के अंदर घुमाया तो फेरिट कोर इंडक्टर। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर हो सकते हैं। अब देखो इंडक्टर अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इंडक्टर से रिलेटेड कौन सा थ्योरम आता है, कौन सा लॉ है? इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है ना, आपको पता है ना ये चीज। तो इसके लिए अपन देखते हैं फैराडे लॉ। क्या देखेंगे? फैराडे लॉ। क्या नाम था इसका भाई? फैराडेज लॉ, ठीक है बेटा। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि द फ्लक्स, है ना, फ्लक्स लिंकेज जो आपका है, जैसे मान के चलो ये आपका एक हो गया, मान के चलो इंडक्टर है, ठीक है। इस इंडक्टर में जो एक टर्न होगा इसके क्रॉस 5 फ्लक्स लिंकेज होगा, 5 फ्लक्स होगा। अब ऐसे इसमें अपने पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सब के साथ इसका फाई है, इसका फाई, इसका फाई, तो n नंबर ऑफ के क्या है? n फाई। तो ये जो n फाई है दैट इज फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो ये इंडक्टर में क्या होता है, अगर मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो हर वायर के थ्रू ऐसा करंट जाएगा तो इस तरह एक फ्लक्स बनेगा, है ना, दूसरे से दूसरे टर्न के थ्रू इस तरह एक फ्लक्स बनेगा। इट मींस फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। तो इंडक्टर में क्या है, इफ क्या बोलता है इसमें देखते हैं, इफ फ्लक्स linkage varies with time, if flux linkage varies with time, then an EMF is induced across the terminal, across the terminal of coil। यहाँ बोल सकते हैं फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल। If flux linkage of coil varies with time, then EMF is induced across the terminal of coil, है ना।
इसको बोलते हैं अपन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चीज को जो डिफाइन किया मैंने, इस डेफिनेशन को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, जैसा कि आपके ट्रांसफॉर्मर में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या देखा आपने कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, लेकिन आप देखो जैसे करंट फ्लो करता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, उससे फ्लक्स लिंकेज होता है, उस फ्लक्स लिंकेज के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो स्टैटिक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक इन द सेंस क्या, वो ऐसा नहीं कि फ्लक्स ही स्टैटिक हो गया, नहीं, वो आपका कंडक्टर स्टेशनरी है ना, तो उसे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यानी कि कंडक्टर को अगर मैं मूव कराऊं फिर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। मान के चलो कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है बहुत सारा, ठीक है, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे मैं एक कंडक्टर लेता हूं, इस कंडक्टर को ऐसा मूव कराया मैंने, ठीक है, तो कंडक्टर को मूव किया, यहाँ पे मूव कराया कंडक्टर को ऐसा, ठीक, तो इससे कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, सो दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ, जैसा कि आपके जनरेटर में होता है। आपने जनरेटर में देखा क्या होता है, जो शाफ्ट होता है जनरेटर का, जनरेटर में देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। ये जनरेटर है, मान लो इस जनरेटर में अपन एक शाफ्ट को मूव करवाते हैं, यहाँ कंडक्टर होता है, ये आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब ये शाफ्ट क्या करेगा, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ऐसे शाफ्ट मूव किया तो कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, है ना। उस ईएमएफ इंड्यूस को अगर मैं आउटपुट में ले लेता हूँ एसी फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, एसी जनरेटर हो गया। आउटपुट में मैं डीसी फॉर्म में लेता हूँ तो कौन सा हो गया, डीसी जनरेटर, दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, है ना। तो दूसरा डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं भाई, दूसरा बोल सकते हैं, if conductor cuts the magnetic field lines, then an EMF is induced across द कंडक्टर। क्रॉस मत लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है, इंड्यूस इन द कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया। अब देखो फैराडे लॉ को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लैंग्वेज के बाद, तो E इक्वल टू मैं लिखूंगा डी साई बाई डी टी, और मैंने आपको अभी पहले ही बताया, मान के चलो ये इंडक्टर है, ठीक है, इसमें फ्लक्स लिंकेज एक के क्रॉस मान लो फाई है, इसके क्रॉस कितने टर्न्स हो गए, एन टर्न्स, तो फ्लक्स लिंकेज, ये एक के क्रॉस फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है भाई, एन फाई हो जाएगा, राइट। फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू एन फाई। अब देखो यहां से आगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं अपन, इसमें जिससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखो क्या हो सकता है, यहां से मैं बात करूं, E इक्वल टू मैंने लिखा है डी साई अपॉन डी टी, ठीक है बेटा। तो E इक्वल टू तो क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, साई इक्वल टू क्या था, एन फाई, एन फाई, ठीक है। अब समझो, डिफ्रेंशिएट किया, फाई बाहर, डी एन बाई डी टी किया, उसके बाद एन फाइव एन बाहर, डी फाइव बाई डी टी किया। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, सो आएगा एन डी फाइव बाई डी टी। इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द इंडक्टर इज एन डी फाइव बाई डी टी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब समझिए, अपन इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि इंडक्टर अगर है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, चलो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया, E इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। नेक्स्ट इधर देखो, मैंने बोला फ्लक्स कहाँ से आया, फ्लक्स आया करंट से,
यानी फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल हो गया तो फ्लक्स लिंकेज भी करंट के प्रोपोर्शनल होगा ना भाई, है ना। फ्लक्स अगर एक से है, एन फाई से ही तो बना है ये, तो फ्लक्स लिंकेज भी करंट के प्रोपोर्शनल। फ्लक्स लिंकेज करंट के प्रोपोर्शनल है तो इसको लिखते हैं फ्लक्स लिंकेज। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी यूज एल हियर। दिस इज इंडक्टेंस, ठीक है। यूनिट तो बता ही दिया, हेनरी एच। अब बेटा देखो साई इक्वल टू क्या है, एल आई, और साई इक्वल टू क्या होता है, एन फाई। It means n phi equal to Li. It means what we can write, L equal to n phi upon, ये सारा फॉर्मूला काम आने वाला है। और मुझे पता है since we know flux equal to मैग्नेटिक सर्किट की बात करें थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो MMF upon reluctance। So MMF क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। रिलक्टेंस होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन परमिएबिलिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज रिलक्टेंस। वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, Ni बाय रिलक्टेंस। क्लियर है। रिलक्टेंस को पूरे सर्किट में कहीं भी मैं यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। रेजिस्टेंस रहेगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, रिलक्टेंस रहेगा तो इस तरह लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से बेटा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसी पे गेट में क्वेश्चन आ गया था एक बार। L इक्वल टू N फ्लक्स इक्वल टू Ni बाई करंट यहाँ हो गया L अपॉन म्यू A। सो वी कैन राइट इट एज करंट, करंट कैंसल, N स्क्वायर म्यू A divided by L. So your inductance L is equal to N square mu A whole divided by L. Symbols have their usual meanings. Length of path of magnetic circuit. मैग्नेटिक सर्किट वही कुछ नहीं जो मैंने आपको बताया ना, आयरन के थ्रू, एयर के थ्रू, फेरिट के थ्रू। एल हो गया म्यू परमिएबिलिटी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी और म्यू नॉट क्या होता है आपका, ये एयर का परमिएबिलिटी होता है। इसमें म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। यूनिट एक बार देख लेना। उसके बाद ए वही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये अगर है आपका कुछ इस तरह का मटेरियल है, इसके थ्रू इस तरह से जा रहा है ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक पाथ लेंथ, दिस इज द cross sectional area of flux, this is the area of cross section and this is current, right। और क्या रह गया, और इस मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू मान लो आप, ठीक है। परमिएबिलिटी कुछ नहीं होता है, इसको आप कितना इसके फ्लो को देखना है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। एक्चुअली ये फ्लो को अपोजिशन का है। अब देखो इसको बाद में देखेंगे, अगर मैग्नेटिक सर्किट करेंगे अपन तो उसको देखेंगे आगे, है ना। तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला N स्क्वायर म्यू A अपॉन L। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं कि इंडक्टर अगर है, लोग बोलते हैं इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर करता है। वो एनर्जी स्टोर कैसे करता है और उसका क्या डेरिवेशन है, क्या फॉर्मूला है, उसको जरा देखिए। अब बात करो किसकी, मैं एनर्जी की। एनर्जी, एनर्जी क्या है, अभी मैं क्लास ले रहा हूं वही एनर्जी है, ठीक है। देखिए ये मान लो एक इंडक्टर है, प्लस माइनस VLT करेंट IT, ठीक है। तो अपन यहां डायरेक्ट लिखेंगे, अभी पता किया थोड़ी देर पहले, V इक्वल टू L DI बाई DT। ये पता किया कि नहीं,
अगर नहीं पता किया तो यहाँ से आप कर भी सकते हैं। अभी जो फार्मूला बताया था, कहाँ गया वो, ये बताया था आपको, यहाँ देख लीजिए एक बार, इसको मिटा देंगे फिर। v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जैसे वहाँ से अपन ने बताया ना, साई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एल आई लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा बोलूँ, जैसे मैं जनरली ऐसा देखता हूँ, e इक्वल टू मैं डी साई बाई डी टी लिखता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखोगे बेटा आप, d बाई डी टी, साई इक्वल टू क्या होगा, ये आपको आइडिया होगा, एल आई। सो आई डी एल अपॉन डी टी बन जाएगा, प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। देखो एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ये होता है ना, लेकिन अपन क्या बोलते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो अपन बोलेंगे v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वही लिखा है v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर हो गया। अब देखो बात क्या करेंगे, एनर्जी की बात कर रहे थे अपन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया था, W इक्वल टू जीरो टू टी पी डी टी। मैं जैसे ही बोलता हूँ यहाँ से पी डी टी, तो इसको लिखोगे आप वी टी इंटू आई टी इंटू डी टी, जीरो टू टी, ठीक है। गौर से देखिए, वी टी को एल डी आई बाई डी टी लिख दो, वी को एल डी आई बाई डी टी इंटू आई टी इंटू डी टी। यहाँ से जो रिलेशन बनेगा जीरो टू टी, ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई मल्टीप्लाइड बाई वॉट, आई टी। क्लियर है। अब देखो बेटा आगे, यहाँ से डी आई मल्टीप्लाइड बाई आई टी है, यहाँ से आप इसका रिलेशन बनाएंगे तो W इक्वल टू आएगा डी आई और आई टी, इंटीग्रेशन करो इसका, डी आई आई टी आई स्क्वायर बाई टू आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर टी बाई टू, जीरो टू टी, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे v के साथ एल डी आई बाई डी टी लिखा है, तो ये l बाहर रहेगा और यहाँ से एक l बाहर रहेगा, तो यहाँ क्या बोलोगे, हाफ l। इसमें पुट करेंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा, आई स्क्वायर टी माइनस आई स्क्वायर जीरो। इनिशियल बोला इंडक्टर के क्रॉस इनिशियल करंट जीरो है, तो यहाँ से रिजल्ट बन गया हाफ एल आई टी स्क्वायर, या बोलोगे हाफ एल आई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर। सो एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर इज W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का जो भी अपन ने पढ़ा है यहाँ तक, उसमें अपन को क्या करना है, देखो आपके लिए वर्किंग रूल क्या होगा। वर्किंग रूल होगा आपका, क्वेश्चन करने के लिए आपको E इक्वल टू क्या पता होना चाहिए। देखो सबका एक निचोड़ लिखते हैं यहाँ, डी साई बाई डी टी। साई इक्वल टू क्या होना चाहिए पता, एन फाई। साई इक्वल टू क्या पता होना चाहिए, एल आई। और क्या पता होना चाहिए भाई, एल इक्वल टू एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, ये रिलक्टेंस है ना। एल इक्वल टू आपको पता होना चाहिए एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका एक और फॉर्मूला बोला, W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि अपन ने रजिस्टर देख लिया, इंडक्टर देख लिया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं एक पॉइंट यहीं पे, कि इंडक्टर के क्रॉस अगर अपन डीसी दे तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये अगर इंडक्टर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी।
अगर मैं करंट देता हूं डीसी, तो डीसी कांस्टेंट वैल्यू का अगर मैंने दिया यहां पे, तो डी बाई डी टी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो वोल्टेज 0 हो जाएगा इसके क्रॉस, सो V इक्वल टू 0। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन केस ऑफ डीसी इज 0। इट मींस इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एक पॉइंट आपने ये समझ लिया कि फॉर डीसी इंडक्टर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो एक पॉइंट नोट भी कर लो यहाँ पे नोट में, फॉर डीसी इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। एक और चीज आपने पढ़ा है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है? सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। वो कैसे? देखो, सडन चेंज इंडक्टर में सडन चेंज ऑफ करंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए, तो लिख लेते पहले, उसके बाद देखते क्या होता है। इंडक्टर अपोजेस द सडन चेंज ऑफ, चलिए, करंट। क्लियर है? तो इंडक्टर बिहेवियर यहां लिख देता हूं, इसकी बिहेवियर की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इंडक्टर अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, मैं यहीं से समझा देता हूं आपको मैथमेटिकली, इसको समझिए। V इक्वल टू L डी बाई डी टी होगा, समझो इसको। dt को मैं लिख सकता हूं L डी आई अपॉन वी, राइट। अब देखो, अगर मैं सडन चेंज बोलता हूं तो dt की वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? 0। सडन चेंज बोल रहा हूं मैं, सडन चेंज में dt की अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब मुझे अगर dt की वैल्यू 0 लानी है और करंट थोड़ा तो चेंज होगा ही, सडन चेंज मान के चलो कुछ ना कुछ तो होगा, तो करंट का चेंज तो फाइनाइट हो गया, करंट का चेंज फाइनाइट हो गया। अब ये फाइनाइट है, इसको 0 बनाना है, तो अब देखो, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पे 0 चाहिए, इधर एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो यहां पे इसको क्या रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट होगा ना। वोल्टेज क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब एक चीज बताओ, कैन यू जनरेट इनफाइनाइट वोल्टेज? नो, वी कैन नॉट जनरेट इनफाइनाइट वोल्टेज। सो अपन बोल सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट वोल्टेज जनरेट ही नहीं कर सकते तो इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट कैसे करेगा? है ना। इसलिए हमेशा इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। क्लियर है मामला? है ना। तो इसलिए मैंने लिखा इंडक्टर अपोजेस द सडन चेंज ऑफ करंट। ऑलवेज ध्यान रखना अपन को। और डीसी के केस में इंडक्टर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडक्टर। ओके, इंडक्टर में अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला तक पढ़ लिया था। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर इज W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो हाफ LI स्क्वायर में मैंने ये बताया था कि साई जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो L मल्टीप्लाइड बाई I होता है। तो यहाँ से W का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ LI को साई मल्टीप्लाइड बाई I लिखोगे, है ना। एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना अपन को। और W के इक्वल क्या लिख सकते हो आप? हाफ L स्क्वायर I स्क्वायर डिवाइड बाई L। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ L और I जो है साई स्क्वायर होगा अपॉन L। इट मीन्स अनदर फॉर्मूला साई स्क्वायर अपॉन 2L। इट मीन्स एनर्जी अक्रॉस अ इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ साई इंटू, ये फॉर्मूला लगा लो, I इज इक्वल टू साई स्क्वायर अपॉन 2L। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टर। क्लियर है? तो इंडक्टर के क्रॉस एक फॉर्मूला बनाया, एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर का हाफ LI स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ साई मल्टीप्लाइड बाई I एंड दिस इज साई स्क्वायर बाई 2L। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे कभी भी। नेक्स्ट एलिमेंट अपन डिस्कस करते हैं कैपेसिटर, राइट। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है
मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वी आई रिलेशनशिप। क्लियर है? तो मैं इसको वी आई रिलेशनशिप पे कैसे डिफाइन करूंगा, तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो इफ वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट is proportional to integral of current with respect to time, then element is said to be an inductor, right? Sorry, not inductor, capacitor। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि अगर वोल्टेज एलिमेंट के क्रॉस प्रोपोर्शनल है इंटीग्रल ऑफ करंट के, है ना, इंटीग्रल ऑफ करंट के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपन बोलेंगे कि इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो एक चीज और बोल सकते हैं अपन कैपेसिटर के बारे में, क्या बोल सकते हैं कि ये पैसिव टू टर्मिनल नेटवर्क होता है। पैसिव टू टर्मिनल नेटवर्क स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके फॉर्म में? ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर जो है अपने पास जो एनर्जी रखेगी वो किस फॉर्म में रखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रखेगी। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मान लो मैंने एक ये बना दिया कैपेसिटर, इस तरह का है सिंबल, और इसके क्रॉस मैंने एक पोटेंशियल लगाया प्लस माइनस, दिस इज वोल्टेज वी, राइट। और ये कैपेसिटर में देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, माइनस। ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब देखो होता क्या है कैपेसिटर में, लोग बोलते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। वो कैसा होता है, देखिए मान के चलिए यहाँ मैंने एक टर्मिनल पे लगा दिया, इधर प्लस इधर माइनस है, तो बेटा ये प्लस है तो ऑलरेडी प्लस होगा, ये माइनस है तो माइनस होगा। अब देखो इसके बीच एक मीडियम है, या आप डाइलेक्ट्रिक कुछ भी रख सकते हो उसके बीच, है ना। डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक मान के चलो, उस डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होगा, डाइपोल होगा। क्या होगा, डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस के तरफ माइनस वाला ओरिएंट हो जाएगा और माइनस के तरफ प्लस वाला ओरिएंट हो जाएगा, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं कि इधर माइनस इंड्यूस हो जाएगा और इधर प्लस इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये फंडा, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे, जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये बैटरी है, इसके पास बहुत सारा चार्ज है। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा बैटरी का, उतना ज्यादा चार्ज इसके पास पहुंच पाएगा। इट मीन्स व्हाट वी कैन से, Q proportional to V। So we can write Q equal to C into V। यहाँ पे C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, और यूनिट क्या है, फैराड। क्लियर है? अब देखो Q इक्वल टू सी भी आ गया अपने पास, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन, इसमें इसके आगे यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे आप लिख सकते हैं I, करंट I इक्वल टू क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई dt। I इक्वल टू क्या होता है, dq डिवाइडेड बाई dt होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से I d, this is C into V whole divided by dt, so this can be written as C dV by dt plus V dC by dt।
we consider this capacitance as constant value, so differentiation of constant will be equal to 0. इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से अपन बोल सकते हैं फिर C dV by dt, so this is the current passing through the capacitor, right? So we can write this current C dV by dt, rate of change of voltage with respect to time, or we can say this V can be written as 1 upon C integration of I dt, this is minus infinite to t. अब अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो मुझे क्या पता लगा कि करंट का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, है ना। 1 अपॉन सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अज्यूम कर लो, तो करंट जो टाइम के साथ यहाँ पे आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस डेफिनेशन ओवर हियर, क्लियर है। यहाँ देखो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन एलिमेंट इज सेड टू बी एन कैपेसिटर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बात करें इंडक्टर की तरह इसके पास भी एनर्जी का कुछ स्टोरी है। सो कहीं पे मैंने एनर्जी के लिए क्या समझाया था, 0 to t p dt लिखो, दैट विल बी योर एनर्जी, राइट। सो दिस इज 0 to t, दिस इज vt it multiplied by dt, इज इट क्लियर। दिस इज vt into it multiplied by dt। अब देखो बेटा क्या है, vt तो vt ही है, 0 to t, vt तो vt ही है, it c dv by dt होगा मल्टीप्लाइड बाय dt, क्लियर है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से इसको समझिए। तो बेटा यहां से आएगा ये 0 to t, इंफिनिटी लिख दिया, 0 to t vt, ये dt कैंसिल हो गया, c बाहर आ जाएगा, vt into dv, it means we have to integrate v with respect to dv, so this will come out to be 0 to, इसको सॉल्व भी कर लो, vt का v स्क्वायर t by 2, 0 to t का इंटीग्रेशन था, c ऑलरेडी बाहर है, it can be written as half c v स्क्वायर t पुट कर दिया, माइनस वी स्क्वायर 0, इनिशियल कोई भी वोल्टेज है नहीं, इस टर्म को 0 बना दो, आपके पास आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो समझो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एज वी नो Q इक्वल टू सी वी, सो वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल टू हाफ सी वी को Q लिख दो तो Q इंटू वी, हाफ एनर्जी इज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। यहां से आप इसको और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q स्क्वायर बाई 2C, वाई बिकॉज C को C से मल्टीप्लाई करोगे C स्क्वायर V स्क्वायर आएगा, तो उसको आप Q से रिप्लेस कर देंगे तो Q स्क्वायर बाई 2C। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर, क्लियर है। अब देखो जैसे अपन ने बात करा था इंडक्टर के बारे में, तो इंडक्टर में क्या स्टडी किया था कि इंडक्टर डीसी में सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, किया था, मतलब सडन चेंज ऑफ करंट होने ही नहीं देगा। और डीसी के लिए कैसा बिहेव कर रहा था, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। अब उसी तरह कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, तो कैपेसिटर के बारे में देखो नोट में आपको एक पॉइंट लिखना है, नोट में आप क्या लिखेंगे कि इफ फॉर डीसी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, फॉर डीसी कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। डीसी के लिए कैपेसिटर ऐसा बिहेव करता है, नॉट शॉर्ट सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। कैसे होता है समझिए, मैंने क्या बोला, I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी बोला था, अभी पीछे लिखा फॉर्मूला। यहाँ पे गौर से समझने वाली बात है कि ये जो डी वी है अपना, अगर मैं वोल्टेज को डीसी लेता हूँ विच इज कांस्टेंट वैल्यू, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0, इट मीन्स करेंट क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स फॉर डीसी करेंट विल बी 0। करेंट 0 का मतलब क्या है,
करंट जीरो का मतलब होता है कि सर्किट ओपन है। इट मीन्स कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट फॉर डीसी। इसको ध्यान रखना है, डीसी के लिए कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस कैपेसिटर में, तो दूसरा नोट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये तो फर्स्ट नोट पॉइंट था। सेकेंड नोट पॉइंट क्या हो सकता है कि कैपेसिटर opposes the sudden change of voltage। ऐसा कैसे हो रहा है समझते हैं थोड़ा सा। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, आप इसको ध्यान रखिए, आएगा ट्रांजिएंट में बहुत काम आएगा। कैपेसिटर अपोजेस द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। देखो कैसे है, ये I इक्वल टू होता है सी डी वी बाई डी टी। ऐसा क्यों होता है देखते हैं जरा। देखो बेटा यहां पे सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इट मींस दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू। अब मुझे सडन चेंज करना है तो डी टी शुड बी एज स्मॉल, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0। इट मींस रिक्वायरमेंट ऑफ करंट ये फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0 है क्या। इट मींस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड हियर। दैट इज फॉर सडन चेंज infinite amount of current is required। और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना। अगर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तो ये केस कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे विच इज ऐसा लिख सकते हैं आप, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन से कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट मिला, एक इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ voltage, because in case of inductor infinite amount of voltage was required which was not practically possible, and in case of capacitor infinite amount of current is required which is practically impossible। clear है। तो देखो तो यहां से एक और पॉइंट नोट में, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट जो नोट का होगा बेटा ये क्या होगा, आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस, अगर कैपेसिटर आइडियल है, आइडियल कैपेसिटर है तो उसके क्रॉस पावर लॉस 0 हो जाएगी। आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस पावर लॉस 0 हो जाएगी, है ना। ये अपन बाद में देखेंगे कि हाउ आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस पावर लॉस 0। आइडियल अगर कैपेसिटर है तो पावर लॉस हमेशा 0 होगी, ये क्लियर मामला है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द एलिमेंट्स रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं सोर्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सोर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए ये फैन के लिए एक सोर्स यहाँ से आपके पास आ रहा है, मेन स्विच से आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो। अच्छा एक चीज बताइए, घर में वोल्टेज आता है कि करंट आता है? आपके हाउस अप्लायंसेस जो है ना उसमें वोल्टेज मिलता है आपको, करंट तो लोड पे डिपेंड करता है ना। लोड अगर ज्यादा लगा दोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगी, लोड अगर कम लगा दोगे तो करंट कम हो जाएगी, बट वोल्टेज विल रिमेन फिक्स एट 230-240 वोल्ट, है ना। 220-230 के बीच में रेंज होता है सिंगल फेज के लिए। तो वोल्टेज आता है आपके पास करंट कभी भी नहीं आता है। क्लियर है।